Welcome guys. Today we are going to learn the preparation of revaluation account. Preparation of revaluation account in case of admission of the partner. Now we first understand what is revaluation account. What is the nature of revaluation account? किसी भी अकाउंट को बनाने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस अकाउंट का नेचर कैसा है, जिससे उसमें ट्रांजैक्शन हम इजीली शो कर सकें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। मेन बात इसका नेचर क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हमें बताते हैं कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो पहली बात ये नॉमिनल अकाउंट है विच इज प्रिपेयर्ड और कब बनाया जाता है? एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनरशिप फर्म में का रिकंस्टिट्यूशन होगा, मतलब कोई भी चेंज होंगे, सपोज एडमिशन होगा न्यू पार्टनर का, एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या पार्टनर्स केवल अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ले, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। किस किस चीज के लिए होगा? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब बेसिकली हम यहां पर एडमिशन के लिए देख रहे हैं। वैसे कभी भी आप किसी भी कंडीशन में बनाएंगे तो सब जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम बनेगा, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है? क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब भी एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय हमारे पास जो एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू है उसमें हो सकता है किसी में कुछ कमी आ गई हो, किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई हो, या किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमें उस पार्टनर को तब एडमिट करेंगे जब हम अपनी सारी एसेट्स, ओल्ड सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज की वैल्यू को सही कर देते हैं। और इसी रीजन से पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जो हमें प्रॉफिट्स या लॉसेस हो रहे हैं वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ओके, the profits or losses of revaluation is always distributed between old partners in old ratio in any case. इसका फॉर्मेट चेक करते हैं। एक नॉर्मल अकाउंट की तरह इसमें 4 कॉलम्स होंगे, दैट इज पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब क्योंकि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें क्या आएंगे? प्रॉफिट्स या लॉसेस ही आएंगे। किसके थ्रू? एसेट्स और लायबिलिटीज के थ्रू। ठीक है? अब यदि हमारी किसी एसेट्स की वैल्यू, सपोज मशीनरी की वैल्यू जो बुक वैल्यू थी, जो हमारे बुक में शो की गई थी, मान लिया मशीनरी की वैल्यू 5 लाख थी, आज की डेट पे उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है? 4 लाख है। ठीक? तो इसमें क्या हो गया? डिक्रीज हुई ना मशीनरी की वैल्यू, और इससे क्या होगा? फर्म को लॉस। तो इसमें भी यही है कि जितना भी लॉस हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज के थ्रू वो सारा डेबिट में आएगा, और जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में क्या क्या आ सकता है? नंबर फर्स्ट पर डिक्रीज इन एसेट्स। यदि किसी भी एसेट्स में मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। और इंक्रीज इन द लायबिलिटी, मतलब हमारी कोई नई लायबिलिटी जनरेट हो गई, या जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, कोई वैल्यू गलत लिखी हुई थी, अभी हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यदि हमारी किसी लायबिलिटी में कोई इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड में आएगा। और ऑल दोज लायबिलिटीज विच आर अनरिकॉर्डेड, जो अब तक हमारे पास अनरिकॉर्डेड थी
बट रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर उनको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है, तो वो सारी की सारी भी डेबिट साइड में हमें शो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आ सकता है, जस्ट उसकी रिवर्स आइटम्स आएंगी। आइदर वी हैव इंक्रीज इन एसेट्स, सपोज वी परचेज द लैंड फॉर ₹6 lakh, नाउ द वैल्यू ऑफ द लैंड इज ₹10 lakhs। अब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट किस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, बाय लैंड अकाउंट फॉर लैंड। नेक्स्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, यदि किसी हमारी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्रेडिटर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट लेस अमाउंट फ्रॉम अस, देन इट विल डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो वो भी हमारा प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड में होगा। और यदि हमारे पास एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, सपोज हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाकर उसकी वैल्यू 0 कर दी, बट वो एसेट्स आज भी हमारे पास है, और आज भी यदि अभी भी हमारे पास वो एसेट है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। तो इस टाइप की कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स यदि हमारे पास है तो वो भी क्रेडिट साइड में हम शो कर देंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। डेबिट साइड में अमाउंट आ सकती है, कौन कौन सी आइटम्स आ सकती हैं, आइदर डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और इन द सेम वे क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम आएंगी, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, जब हम ये सब लिख देंगे तो हम इसका टोटल करते हैं, टोटल करके बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, और बैलेंस निकालने के बाद जिस साइड हमारा बचता है उस बैलेंस को हम लिख देंगे। सपोज वी हैव क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड, यदि क्रेडिट साइड में हमारी ज्यादा अमाउंट्स लिखी हैं और डेबिट साइड में कम है तो हमारा बैलेंस किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में। तो उस बैलेंस को लिखा जाएगा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और रिवर्स है तो उसे लिखा जाएगा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और इस प्रॉफिट या लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ही किया जाएगा। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक क्वेश्चन के मीडियम से समझना शुरू करते हैं। हमारे पास एक इमेजिनरी बैलेंस शीट है in which we have the liability side, we have creditors amounted to ₹23,000, bills payable 12,000, A's capital account to 20,000 and B's capital account 20,000. In the asset side we have cash ₹7,000, debtors 30,000, patents 3,000, machinery 35,000. Some adjustments are given. First adjustment, machinery is decreased by 10%. Second, creditors are increased by 2,000. Bills payable decreased by ₹1,000. Patents are valueless and C is admitted for 1/4 share. In this question, ratio is not given between A and B. So, we assumed according to partnership deed or partnership act that the ratio of A and B will be equal, that is 1:1. चलिए अब इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम अपनी एडजस्टमेंट्स को कंपेयर करते हैं विद द अमाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट। और बहुत सिंपल सा इसमें रूल है कि इन केस एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही हैं तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आएगा हमारा क्रेडिट साइड में, और इन केस लॉस हो रहा है आइदर डिक्रीज इन द एसेट्स और इंक्रीज इन द लायबिलिटीज तो वो आएगा हमारा डेबिट साइड।
हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट थी मशीनरी इज डिक्रीज्ड बाय 10%। डेप्रिसिएशन क्या करता है? मशीनरी की वैल्यू को डिक्रीज करता है। इट मींस हमारी एसेट्स डिक्रीज हैं। ओके, तो मशीनरी का जो 10% कैलकुलेट करेंगे वो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। आप जानते हैं कि हम किसी भी अकाउंट में डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में 2 से स्टार्ट करते हैं और क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स को बाय से स्टार्ट करते हैं। तो मशीनरी और मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3500। ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट थी हमारे पास क्रेडिटर्स आर इंक्रीज्ड बाय 2000। क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटीज हैं और क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो भी हमारा लॉस है, बिकॉज वी हैव टू पे मोर अमाउंट। अब क्रेडिटर्स में भी लॉस है तो वो भी अमाउंट कहां पर आ जाएगी? डेबिट साइड में। टू क्रेडिटर्स ₹2000। थर्ड एडजस्टमेंट बिल्स पेबल डिक्रीज्ड बाय ₹1000। बिल्स पेबल की अमाउंट, बिल्स पेबल की अगेन लायबिलिटीज है और इसकी अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कहां पर शो किया जाएगा? क्रेडिट साइड में बाय बिल्स पेबल ₹1000। एंड लास्ट एडजस्टमेंट पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। मतलब पेटेंट्स की वैल्यू अब कितनी हो गई? 0 हो गई। मतलब पेटेंट्स की जितनी भी अमाउंट थी हमारे पास दैट इज ₹3000, वो सारा का सारा 0 हो गया। तो ये हमारा लॉस है। तो लॉस को हम डेबिट साइड में लिख देंगे। टू पेटेंट्स ₹3000। जब सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगी रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तब आप क्या करेंगे? टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो सबसे पहले हमने डेबिट साइड का टोटल लिखा 8500। सेम टोटल क्रेडिट साइड में लिख देंगे 8500 और बैलेंस कितना निकल के आएगा हमारे पास? 7500। इसे बोला जाएगा लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। और इसके लिए लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और डिफरेंट पार्टनर्स में, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे ए एंड बी में, इनके एग्रीड रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं था तो इनका एग्रीड रेशो क्या माना जाएगा? इक्वल। व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन रेशो शुड बी इक्वल बिटवीन पार्टनर्स। तो 3750 ए को और 3750 बी को। कैसे है? 7500 इंटू 1/2 और 7500 इंटू 1/2। ओके, ये हमारा बना रिवैल्यूएशन अकाउंट।